हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। माई सेल्फ संदीप बिश्नोई, चार्टर्ड अकाउंटेंट। आप सबका स्वागत करता हूँ मैं वन एग्जाम डॉट इन पे और टीम सी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे। हम लोग जो है शुरू कर चुके हैं यूजीसी नेट जेआरएफ का जो एग्ज़ाम है, जो एनटीए के द्वारा करवाया जाता है। नेट और जेआरएफ के लिए कॉमर्स सब्जेक्ट जो है अपना, कॉमर्स का जो पेपर है, उस कॉमर्स पेपर के लिए हमने जो है रेगुलर क्लासेस, रेगुलर लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, यानी कुल मिला के इसकी जो 10 यूनिट है, उन 10 यूनिट का टारगेट है अपने को पूरी तरीके से कवर करना है। और इस तरीके से कवर करना है कि हम जो है फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर जेआरएफ को अचीव कर पाए। और मैं और मेरे हम तीनों साथी फैकल्टी जो है, हमने 2021 एग्जाम के अंदर जेआरएफ हासिल किया है काफ़ी अच्छे नंबरों के साथ, 99.99 एंड 100 परसेंटाइल अचीव किया है। तो जो हमने चीज़ें ऑब्जर्व की, जो अनुभव की, वो चीज़ें आपके साथ भी शेयर करेंगे। और पढ़ने का जो तरीका रहेगा अपना, वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया था कि किस तरीके से हम जो है जेआरएफ को अचीव करने वाले हैं। तो आज हम अगले टॉपिक पे शुरू कर रहे हैं। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है मैं शुरू करवा चुका था आपको, और बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर जो अलग अलग टॉपिक्स दे रखे हैं, हमने वन बाय वन करके एक टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। टॉपिक पढ़ने के बाद उसको रिवाइज करेंगे, देन उस टॉपिक से जुड़े हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व करेंगे, ताकि जो है कंप्लीट आपकी एक प्रिपरेशन हो, जिसके अंदर सारी चीज़ें, चाहे स्टडी हो, कॉन्सेप्ट्स हो, फिर उसका रिवीजन हो, और किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, तीनों एस्पेक्ट को साथ में कवर करते हुए चलेंगे। तो शुरू करते हैं। लास्ट जो है लेक्चर के अंदर हमने जो है ये देखा था, क्या इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था कि मीनिंग एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, कि हम जो ये बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं आखिर इसका मतलब क्या है और इसके स्कोप के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। क्विकली मैं एक बार आपको समराइज करवा देता हूं। क्या पढ़ा था हमने? मीनिंग एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। सबसे पहले बात करते हैं अगर मीनिंग की, तो मीनिंग के अंदर हमने ये देखा कि बिजनेस इकोनॉमिक्स का मतलब ये बेसिकली दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स। और जैसा कि आप सब जानते हैं, इकोनॉमिक्स का मतलब होता है क्या, कि फाइनेंस से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड, या जो रिसोर्सेज है, जो संसाधन है, उनकी यूटिलाइजेशन से संबंधित। तो इकोनॉमिक्स के अंदर हम जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर भी बहुत सारी थ्योरीज, डिमांड एनालिसिस, सप्लाई एनालिसिस, प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन, प्रॉफिट्स, कॉस्ट, इस तरह के खूब सारी जो थ्योरीज है, लॉज है, वो हम लोग डिस्कस करते हैं, पढ़ते हैं। सिमिलरली बिजनेस का मतलब है कि व्यापार, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, जब कोई काम आप मुनाफे कमाने के लिए, प्रॉफिट्स अर्न करने के लिए काम करते हैं। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स का मतलब था क्या, कि जो इकोनॉमिक्स की थ्योरीज है, जो इकोनॉमिक्स की थ्योरीज है, उनको यूज करना बिजनेस प्रॉब्लम्स के अंदर, बिजनेस की सिचुएशंस के अंदर, उन थ्योरीज को क्या करना, इस्तेमाल करना। ठीक है। थोड़ा हमने ये भी देखा था कि जो मैनेजमेंट होता है, बेसिकली जो मैनेजमेंट होता है, उस मैनेजमेंट और बिजनेस इकोनॉमिक्स के बीच में छोटी पतली सी दीवार है बस। मैनेजमेंट भी बेसिकली क्या कहता है कि टू मैनेज द थिंग्स, बिजनेस को क्या करना, मैनेज करना, रन करना। ठीक है। और बिजनेस इकोनॉमिक्स भी कहीं ना कहीं बात करता है किसके बारे में, कि बिजनेस के अंदर इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स को क्या करना, यूज करना, उनको प्रैक्टिकली अप्लाई करना। तो हमने एक और चीज पता चली कि ये क्या है, एक अप्लाइड सब्जेक्ट है। अप्लाइड का मतलब यहाँ थ्योरीज की बात नहीं होती, यहाँ प्रैक्टिकल बातें होती है। ठीक है। ये थ्योरी के ऊपर नहीं बेस्ड है। ओके। तो ये कुछ बेसिक बातें हमने मीनिंग से रिलेटेड पढ़ी थी। किसकी मीनिंग? बिजनेस इकोनॉमिक्स की। फिर इसकी बात करते हैं हम स्कोप के अंदर की, इसके स्कोप के अंदर, इसके दायरे के अंदर जो है वो क्या क्या चीजें आती है। तो पहली चीज हमने ये देखी कि इसका स्कोप जो है वो क्या है, काफी वाइड है, प्लस ये अभी एक्सपांडिंग है। अभी जो है इसका स्कोप जो है क्लियरली आप डिमार्केशन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्ट अभी इवॉल्व हो रहा है। दूसरी चीज इसके स्कोप के अंदर हमने देखी कि किसी भी बिजनेस के अंदर दो एरियाज होते हैं, एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल, जिसको हम एनवायरमेंटल भी बोलते हैं। एक्सटर्नल को क्या बोलते हैं? एनवायरमेंटल। ठीक है। तो
चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, इन दोनों जगह जो है बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है आपका कवर करता है। इंटरनल इश्यूज के लिए जो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स है, माइक्रो इकोनॉमिक्स जिसके अंदर आपकी डिमांड फोरकास्टिंग, सप्लाई, प्रोडक्शन, कॉस्ट की थ्योरीज, प्रॉफिट्स, ये सब जो थ्योरीज है वो क्या करती है, इसके स्कोप के अंदर कवर्ड है। वहीं जो एक्सटर्नल इश्यूज है, उन एक्सटर्नल इश्यूज के लिए आपका जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो थ्योरीज है जिसके अंदर आपका इंटरेस्ट रेट हो गई, नेशनल इनकम हो गई, एम्प्लॉयमेंट की हो गई, जनरल स्टेटस, ये सारे एरियाज भी कवर्ड है। तो कुल मिला के बिजनेस इकोनॉमिक्स का जो स्कोप है उसके अंदर इकोनॉमिक्स के जो भी टॉपिक्स है वो सारी चीजें, जो भी चीजें इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, माइक्रो हो चाहे मैक्रो हो, वो बिजनेस के इश्यूज को क्या करते हैं, एड्रेस करते हैं। ठीक है, तो ये एक छोटा सा हमने इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा था। एग्जाम की दृष्टि से कोई विशेष जो है इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, फिर भी क्योंकि सिलेबस का पार्ट है तो हमने एक बार जनरली इसको क्विकली गो थ्रू किया था। अब जो है इसी से जुड़ा हुआ एक छोटा सा टॉपिक और है जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इसके ऊपर कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एज सच स्पेसिफिकली नहीं पूछा गया है, तो जैसे ही ये दो टॉपिक कवर होंगे इसके बाद जो एक दो क्वेश्चन इक्का दुक्का जो मिलेंगे वो हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। बहुत ज्यादा छोटा सा टॉपिक है, इसलिए कोई अलग से इसके लिए एफर्ट करने की आपको जरूरत नहीं है। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, ये जो समरी जो मैं यहाँ पे तैयार करवा रहा हूँ ये आप जरूर बनाते चलें एक सेपरेट नोटबुक के अंदर, ताकि जैसे ही आपका टॉपिक दर टॉपिक खत्म होता चलेगा आपके पास उनकी समरी जो है वो तैयार होनी चाहिए। आप थोड़ा प्रॉपर स्पेस लेके जगह छोड़ के इसको बनाएं, ताकि कल को आप जब रिवीजन कर रहे हो, मान लो इस मीनिंग में कोई एक नई बात और पता चली तो वो वहां पे आप नोट डाउन कर सको, ताकि आपकी जो समरी हो वो क्या हो, अपने आप में कंप्लीट हो एग्जाम की दृष्टि से। ओके, चलिए अब जो सेकंड टॉपिक आता है वो हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस फर्म। बिजनेस फर्म के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। बिजनेस फर्म यानी एक व्यवसायी संस्था, एक ऐसी फर्म, एक ऐसी एंटिटी जो क्या कर रही है, कोई बिजनेस कर रही है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं, उसके लक्ष्य क्या क्या हो सकते हैं। एक मैं छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा आप सबसे, अगर आप ये क्लासेस देख रहे हैं और आपको क्लासेस में हमारा एफर्ट, हमारी जो स्ट्रेटेजी है, जो हमारा तरीका है, वो अगर आपको कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्टरी लगता है तो आप अपने साथियों के साथ इसे जरूर शेयर करें। इससे हमें जो है ज़्यादा प्रेरणा मिलेगी और ज़्यादा बेटर कंटेंट्स लाने के लिए, और ज़्यादा चीज़ें आपके लिए सिंप्लीफाई करके हम लोग रख सकें। एनर्जी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है जब स्टूडेंट 2 की बजाय 4 हो जाते हैं, 4 की बजाय 6 हो जाते हैं, 6 से 12 हो जाते हैं। ठीक है, चलिए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस फर्म। एक बिजनेस फर्म के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, आइए जरा देखते हैं। वैसे ये टॉपिक आपको पता है, एक बिजनेस फर्म के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, बताओ, बताने की जरूरत है क्या अलग से कुछ मुझे? सुनिएगा, आप जानते हैं इसे, कोई भी बिजनेस फर्म है, कोई भी एंटिटी है, तो उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बात करूं अडानी की, एक कंपनी है, एक फर्म है, क्या क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। सबसे मेन प्रॉफिट, क्या अर्न करना, मुनाफा कमाना। ठीक है, और क्या हो सकता है बताओ, ये तो किसका होगा ऑब्जेक्टिव बताओ, ये तो अडानी जी का खुद का होगा कि भाई उनको ज्यादा से ज्यादा क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। फिर प्रॉफिट को आप अदरवाइज क्या कह सकते हो, डिविडेंड भी कह सकते हो अगर शेयर होल्डर्स की दृष्टि से देखें। दूसरा, कंपनी का जो मैनेजर है वो क्या चाहेगा, कंपनी की क्या हो, ज्यादा से ज्यादा सेल्स हो, वेल्थ हो, कंपनी की जो संपत्तियां हैं, एसेट है, वो क्या हो, ज्यादा हो। और सेल्स वाला पर्सन चाहेगा कस्टमर की लॉयल्टी हो, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन हो, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन हो, लॉयल्टी हो, जो आपके कस्टमर है वो वफादार हो। और बताओ, ये भी हो सकता है क्या कि जितने भी कानून हैं उनको फॉलो करें, लॉज एंड रेगुलेशंस। ठीक है, और क्या हो सकता है बताओ, सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी हो सकते हैं कि समाज के लिए कुछ करें, कुछ डिफरेंस क्रिएट करें,
भाई CSR एक्टिविटी, कोई भी ऐसी कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है उनको भी हम क्या करें, निभाएं। तो ये कुछ अलग अलग जो है कंपनी के क्या हो सकते हैं, एम्प्लॉयज के लिए हो सकता है जॉब सिक्योरिटी कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट चीज हो। तो ये सारे जो है वो क्या है, ऑब्जेक्टिव्स है किसके, एक फर्म के अंदर जो जो लोग हैं उनके अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट चीजें जो वो सोचते हैं, जो उनका लक्ष्य है। प्राइमरीली जो है बिजनेस फर्म के ऑब्जेक्टिव अगर आप देखोगे तो वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड दूसरा सेल्स या वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ही होता है। ठीक है, ये आप इस तरीके से समझ सकते हो कि यही अडानी कंपनी है। कंपनी के केस में दो चीजें होती है, एक होता है कंपनी का मैनेजमेंट, कंपनी का मैनेजमेंट यानी जिसको आप कह सकते हो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एक होते हैं कंपनी के ओनर्स जिनको आप क्या कह सकते हो, शेयर होल्डर्स। क्या कहोगे, शेयर होल्डर्स। दोनों अलग अलग, ये तो कंपनी के क्या है, ये तो क्या है बताओ, बड़े बड़े पेट वाले सेठ लोग हैं। इनको क्या चाहिए, इन्होंने लगाया है पैसा, लगाया है किसके अंदर, बिजनेस के अंदर। तो इनको तो क्या चाहिए, मुनाफा चाहिए। क्या चाहिए, मुनाफा, यानी जो है आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। जैसे तैसे करके आप क्या कीजिए, प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज कीजिए, डिविडेंड दीजिए ज्यादा से ज्यादा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है कंपनी का मैनेजमेंट जिनके पास है, ठीक है, उनका क्या लक्ष्य है कि भाई हमारी नौकरी रहे, हम बोर्ड में जो है मैनेजमेंट का काम है उनका मैनेज करना, मालिकाना हक तो है नहीं उसके पास। तो उनका लक्ष्य क्या होगा कि भाई जो हमारी कंपनी है वो क्या करे, ग्रोथ करे ज्यादा से ज्यादा। तो उनको चिंता होगी किसकी, कंपनी की ग्रोथ रेट क्या है, किस वृद्धि से, ठीक है, कंपनी की सेल्स में कितनी ग्रोथ आ रही है, कंपनी की वेल्थ में कितनी ग्रोथ आ रही है, ठीक है, एम्प्लॉय सेटिस्फाइड है या नहीं, टैक्सेस पे कर रहे हैं टाइम पे या नहीं। क्योंकि ये इश्यू जो है अगर कहीं ना कहीं खराब होंगे तो मैनेजमेंट को निकाल दिया जाएगा, मैनेजमेंट के लिए समस्या हो जाएगी। तो अगर अलग अलग नजरिए से देखें तो मैनेजमेंट के अलग ऑब्जेक्टिव्स है और ओनर्स के अलग ऑब्जेक्टिव्स है। अब कहीं ना कहीं दोनों के बीच में क्या होता होगा, कॉन्फ्लिक्ट भी होता होगा, टकराव भी होता होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के जरिए मैं बताता हूं। मान लो अडानी ने 2022-23 के अंदर, वित्तीय वर्ष जो फाइनेंशियल ईयर है 2020-22-23, ठीक है, इसके अंदर मान लो टोटल जो है इनका प्रॉफिट जो है वो क्या है, 10,000 करोड़। फॉर एग्जाम्पल 10,000 करोड़ इन्होंने प्रॉफिट कमाया। अब कंपनी के जो मालिक है, जो शेयर होल्डर्स है, वो क्या चाहेंगे, शेयर होल्डर्स तो यही चाहेंगे ये 10,000 सारे के सारे उनको क्या कर दिए जाए, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, बांट दिया जाए, ताकि सबको क्या मिले, पैसा मिले। वहीं कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो क्या चाहेगा कि नहीं, 10,000 में से सिर्फ 5,000 करोड़ तो बांट देते हैं और बाकी जो 5,000 करोड़ है वो क्या करेंगे, हम फिर से बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे, नया पोर्ट खरीदेंगे, नया कुछ व्यापार करेंगे, ताकि अगले साल हमारी जो है प्रॉफिट 10 की बजाय 12,000 करोड़ हो। तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट को अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके बीच में क्या क्रिएट करना पड़ता है, बैलेंस क्रिएट करना पड़ता है। वो ऐसा भी नहीं कर सकते कि पूरे के पूरे 10,000 करोड़ यहाँ लगा दे, एक भी रुपया डिविडेंड के रूप में नहीं दे। अगर इन्होंने ऐसा किया जीरो, तो शेयर होल्डर जो है वो नाराज हो जाएंगे और अल्टीमेटली पैसा किसका लगा हुआ है, शेयर होल्डर्स का लगा हुआ है, तो उन्हें भी नाराज नहीं करना है। अच्छा, ऐसा भी नहीं कर सकते कि सारा का सारा पैसा बांट दिया और अगले साल पता चला प्रॉफिट ही क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि कंपनी ने फ्यूचर कुछ इन्वेस्ट नहीं किया, फर्दर कहीं इन्वेस्टमेंट किया नहीं, तब भी दिक्कत है। तो बैलेंस क्रिएट करके चलना पड़ता है। तो इसी से संबंधित कुछ एक थ्योरीज है पॉपुलर, इससे संबंधित अलग अलग लोगों ने थ्योरीज दी है कि एक बिजनेस फर्म के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं। ये थ्योरेटिकल टॉपिक है, एग्जाम की दृष्टि से कोई विशेष इसकी इंपॉर्टेंस ना के बराबर है, फिर भी आप सुन लीजिए, मैं बहुत जल्दी इसको कंप्लीट कर दूंगा, आपके 20 से 25 मिनट लूंगा, ठीक है। अभी तक लिए हैं 14 मिनट हो चुके हैं, 15 मिनट, 10 मिनट का टॉपिक और बचा है। तो ये कुछ अलग अलग डिफरेंट प्रोफेसर्स ने, इकोनॉमिस्ट ने थ्योरीज दी है,
तो एक बार उन्हें भी जान लेते हैं इस टॉपिक में। इसके अलावा और कुछ भी नहीं बचता है। सबसे पहले ये कोई मॉरिस क्या है, उन्होंने ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया। क्या? ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन। ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन क्या कहता है कि भाई दो तरह के, मैंने जो अभी ऊपर बात की, मैनेजमेंट तो क्या चाहता है बताओ? मैनेजमेंट चाहता है क्या? कि हमारी क्या हो, ग्रोथ हो, क्या हो, वो फास्ट हो। भाई जो बिजनेस की ग्रोथ है वो क्या हो, तेजी से हम बढ़े, 5% की दर से, 10% की दर से, 20% की दर से। वहीं शेयर होल्डर्स जो है वो क्या चाहेंगे बताओ? ज्यादा से ज्यादा क्या दिया जाए हमें? तो प्रॉफिट दिया जाए। ग्रोथ से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें क्या चाहिए? पैसा कितना दे रहे हो डिविडेंड के रूप में, वो बताओ। तो ये जो मॉरिस जी है, इन्होंने क्या कहा कि बैलेंस ग्रोथ मॉडल दिया। इन्होंने कहा कि दोनों चीजों के बीच में आपको क्या क्रिएट करना है? बैलेंस क्रिएट करना है, कि फास्ट ग्रोथ और ज्यादा प्रॉफिट, इन दोनों के बीच में बैलेंस क्रिएट करना है, कि आपको उतना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है कि पीछे पैसा बचे, ताकि आप एक लेवल ऑफ ग्रोथ को क्या कर सको? मेंटेन कर सको। छोटी सी बात कही, कोई विशेष बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ये कोई बाबू मोशाई, क्या नाम है, बाबूमोल सेल्स मैक्सिमाइजेशन, ठीक है, ये कोई सेल्स का बंदा रहा होगा। इसने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। बिजनेस का जो है ऑब्जेक्टिव ज्यादातर एक ही होता है, क्या? कि अपनी सेल्स के नंबर को, अपनी जो सेल है उसको क्या करे? ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज करे। सेल जितनी मैक्सिमम होगी, लोग उतने ही क्या होंगे? खुश होंगे। ओके, लोगों के चेहरों पे क्या आएगी? स्माइल आएगी। ये स्माइल आई है कि नहीं आई है आप देखिएगा। लोग क्या हो जाएंगे? खिलखिला उठेंगे। प्रॉफिट सब बात की बात है। मान लो आप साल की 10,000 कारें बेच रहे हो, मारुति सुजुकी 10,000 कार सेल की। अगले साल अगर 20,000 कार सेल हो गई, तो सबके चेहरे पे क्या आ जाएगी? खुशी आ जाएगी। तो ये इनका बड़ा लिमिटेड सोच थी। कहीं सेल्समैन की नौकरी कर रहे थे, खाली बैठे थे, क्या करें कि एक थ्योरी दे देते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, आउटपुट मैक्सिमाइजेशन। ये एक लेवल और आगे चले गए। ये कहा आप छोड़ो सेल्स, तो आप तो ये देखो कि जो हमारा प्रोडक्शन हो रहा है, जो उत्पादन हो रहा है, जो प्रोडक्शन हो रहा है, अगर वो मैक्सिमम पे हो गया, यही हमारा जो है वो क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। प्रोडक्शन मैक्सिमम होना चाहिए। प्रोडक्शन का मतलब आउटपुट जो है आपका। आप साल की 5,000 कारें बनाते हो। महिंद्रा जो है, महिंद्रा की आपने दिक्कत देखी होगी। अगर आप महिंद्रा की कार लेने जाओगे, स्कॉर्पियो या कोई दूसरी थार, तो आपको 1 साल 2 साल की वेटिंग करनी पड़ेगी। जी हाँ, आप पैसे लेके बैठे हो सूटकेस लेके, लेकिन कार नहीं है। आज बुक कराओ, 1 साल बाद मिलेगी, 6 महीने बाद मिलेगी। तो महिंद्रा साल की 5,000 कारें बनाता है। अब 5,000 की बजाय अगले साल इसने 7,000 बना दी। मतलब इसका आउटपुट क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। कितना? 40% इंक्रीज हो गया। ये सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है कि आप अपने आउटपुट को क्या करते रहो? बढ़ाते रहो। ठीक है, वो किसकी बात कर रहा था? सेल्स की बात कर रहा था। नेक्स्ट, ये एक कोई चाइल्ड है, रॉथ चाइल्ड, इन्होंने एक अलग थ्योरी दी है प्रोफेसर साहब ने। इन्होंने एक सिक्योरिटी प्रॉफिट नाम का नया वर्ड निकाला। सिक्योरिटी प्रॉफिट का मतलब वो प्रॉफिट जो एक तरीके से सिक्योर्ड है। आप साल दर साल इतना तो क्या कर रहे हो? कमा ही रहे हो। इतना तो क्या कर रहे हो? कमा ही रहे हो। ठीक है, तो उसको क्या बोला इन्होंने? सिक्योरिटी प्रॉफिट, कि भाई ये जितना ज्यादा होगा, इसके मैक्सिमाइज करने की जो है अब क्या होती है, हमारा ऑब्जेक्टिव यही होता है। और एक लास्ट में, ये कोई रशियन टाइप के प्रोफेसर है, नाम मुझे पढ़ने में नहीं आ रहा है। ठीक है, इन्होंने कहा सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। भाई साहब, बाकी जिंदगी में सब बातें क्या है? मिथ्या है। आदमी को क्या होना चाहिए? संतुष्टि होनी चाहिए। जितनी ज्यादा संतुष्टि होगी, बिजनेस उतना ही सक्सेसफुल माना जाएगा। इनका कहना है कि आपका जो सेटिस्फेक्शन है वो क्या होना चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए। अब वो सेटिस्फेक्शन जो है आपको भले प्रॉफिट से मिले, चाहे सेल्स से मिले, चाहे आउटपुट से मिले, चाहे ग्रोथ से मिले, चाहे जिससे मिले। ओके, बस ये यूनिट इतनी ही थी। ये टॉपिक इतना सा ही था। इसमें 2 ही बातें थी। एक तो बिजनेस फर्म के ऑब्जेक्टिव्स,
और उससे आगे बढ़ के हमने 3-4 जो अलग अलग विद्वानों ने जो बातें बताई उनको भी देख लिया। ठीक है, इससे ज्यादा इस टॉपिक में कुछ भी नहीं है। ओके, ठीक है, तो एक बार इस पीपीटी से आप इनको देख लीजिएगा। ये मैंने ऑब्जेक्टिव्स दे रखे हैं कि जैसे प्रॉफिट अर्निंग हो गया, कस्टमर्स को क्रिएट करना, उनको रिटेन करना, मार्केट में शेयर हासिल करना। मार्केट में शेयर हासिल करने का मतलब कि मान लो देश भारत के अंदर साल में 100 कारें बिकती है, कितनी, 100 कार, तो मारुति चाहेगा उस 100 में से कितनी, 40% कारें किसकी हो, मेरी हो। महिंद्रा चाहेगा क्या कि 20% कारें मेरी हो। कोई और कंपनी चाहेगी हुंडई 20% मेरी भी हो, और पीछे कोई बची वो 20% मेरी भी हो। अब ये 40 से किस पे जाना जाता है, 50% पे, ये 20 से किस पे जाना जाता है, सब अपना मार्केट शेयर, नए नए कस्टमर्स को जोड़ना चाह रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इनोवेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। एक ये भी ऑब्जेक्टिव होता है कि हमारे पास जो संसाधन उपलब्ध है, संसाधन यानी जो रिसोर्सेज है, उनका क्या करें, हम सबसे बेटर यूटिलाइजेशन करें। क्या करें, सबसे बेटर यूटिलाइजेशन, और क्या करते रहें, इनोवेशन। ओके, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करें, उपलब्ध संसाधनों के अंदर जो अवेलेबल रिसोर्सेज है उनसे से ज्यादा आउटपुट ले पाए। ठीक है, लॉन्ग रन सर्वाइवल, ऐसे नहीं साल 2 साल बिजनेस करके पैसा कमा के भाग गए। लॉन्ग रन में आपका क्या होना चाहिए, सर्वाइवल होना चाहिए। जैसे हो गया टाटा, अंबानी, ये सालों से बिजनेस कर रहे हैं, टाटा 200 साल हो गए, तो लॉन्ग रन सर्वाइवल। ठीक है, फिर फाइनेंशियल साउंडनेस, गरीबी में नहीं रहना, पैसा होना चाहिए। ठीक है, इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी, आत्मनिर्भर होना, ऐसा नहीं लोन ले लेके आप चला रहे हो। फिर इसके अलावा अगर आप सामाजिक दृष्टि से देखो तो एम्प्लॉयज को सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करना, कस्टमर्स को प्रोवाइड करना, कंपटीशन से डील करना, गवर्नमेंट की पॉलिसी रेगुलेशन, ये भी ऑब्जेक्टिव है। गुडविल क्रिएट करना मार्केट में, ठीक है, और लीडरशिप हासिल करना, जैसे जियो ने हासिल की। ओके, फिर सोशल एनवायरमेंटल कंसर्न, जैसे आप रिफाइनरी का काम कर रहे हो, तेल निकालने का काम कर रहे हो, तो आप एनवायरमेंट को पॉल्यूट कर रहे हो, तो इतने ही पेड़ लगाओ, इस तरीके से। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, लोगों को नौकरियां देना, रीजनेबल प्राइजेस के ऊपर गुड्स सर्विसेज अवेलेबल करवाना, वैक्सीन जो है बनाई रीजनेबल प्राइजेस पे लोगों को, ये भी एक ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, और इंडस्ट्रीज के झगड़े वगैरह खत्म करना। ठीक है, तो ये था छोटा सा आपका टॉपिक, इसमें रिवीजन करने लायक भी कुछ नहीं है। कल से जो है नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर जो पढ़ने वाली समझने वाली चीजें हैं, डिमांड शुरू हो जाएगी। अभी तक 2 चीजें पढ़ी है मैंने, बताई है आपको। नंबर 1 पहला मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, किसके, बिजनेस इकोनॉमिक्स के। और दूसरा अभी हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, जो पढ़ा है हमने क्या, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस फर्म। एक बार क्विकली आप इनको भी गो थ्रू कर लीजिएगा। कितना समय लगेगा, एग्जैक्टली 10 मिनट्स लगेंगे आपको, अगर आप इन दोनों को पढ़ना चाहोगे एक बार क्विकली। ठीक है, दोनों की पीपीटी जो है ऐप के अंदर अपलोडेड है, आप जाके इनको देखें और तुरंत रिवीजन करें। चीजें आपको लगती है इतने से मैं क्या तो रिवीजन करें, चीजें इकट्ठी होती जाती है, एक साथ में और भी सब्जेक्ट चल रहे हैं, सबके अंदर थोड़ी थोड़ी बातें। अगर आप रोज सिर्फ 10 मिनट देते चलोगे, मतलब दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती आपको जेआरएफ अचीव करने से। चलिए, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। और अगर हमारा एफर्ट अच्छा लगा तो आप जो है अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने साथियों के साथ, जो भी यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ डेफिनेटली शेयर करें, और कमेंट में बताएं जरूर किस तरीके से आपको ये क्लास लगी। थैंक यू वेरी मच।